Assalamu alaikum. Welcome to Physiophy channel. We will be starting with electrotherapy. But to proceed forward, let us understand some basics about electrotherapeutic currents क्योंकि ये जो currents हैं ये electrotherapy modalities के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं और ये हम जब भी इनकी एप्लीकेशन अच्छे से कर सकेंगे जब हमें इनका जो है electrotherapeutic इफेक्ट पता होगा। तो इन करंट्स को हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन वेव फॉर्म है और जो सेकंड है वो फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर है। जो वेव फॉर्म है उसको हम फर्दर दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कोई भी करंट जो एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, और ऑल्टरनेटिंग करंट जो दोनों डायरेक्शन में फ़्लो करता है। इन दोनों करंट्स के अलग अलग यूजेस हैं और अलग अलग मोडेलिटीज़ में यूज़ होते हैं। डायरेक्ट करंट को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कॉन्टिन्यूस करंट या इंटरप्टेड फॉर्म होती है। कॉन्टिन्यूस मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा और इंटरप्टेड है कि इंटरवल्स में जाएगा, लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो इंटरप्टेड होता है। इसके हमारे पास दो रीजंस हैं। एक, इसमें स्किन बर्न के चांसेस या स्किन इरिटेशन के चांसेस कम होते हैं। कॉन्टिन्यूस में बेसिकली कॉन्टिन्यूस ट्रांसफर होता है जिस वजह से स्किन बर्न के चांसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। प्लस इसमें अकोमोडेशन नहीं होती है मसल की। अकोमोडेशन को अगर आप इसी वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि मसल अडेप्ट नहीं करता अपने आप को किसी भी एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। नाउ सपोज़ अगर हम कोई पेशेंट आया हमारे पास और हम उसको एक ही वेव फॉर्म या एक ही उसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म में हम उसको लगा रहे हैं कोई भी मोडेलिटी, तो एट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना उसका मसल उस चीज़ को अडॉप्ट कर जाएगा और वो लेटेंट हो जाएगा। तो जो हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो भी हम अचीव करना चाहते हैं वो इफेक्ट हमें अचीव नहीं होगा। ठीक है। अब जो ये डीसी करंट है इसको हम दो जगह यूज़ कर रहे होते हैं। एक तो हम इसको यूज़ करते हैं आइडोफोरेसिस में क्योंकि वहाँ पे हमने आइंस को ट्रांसफ़र करना होता है, और दूसरा गैल्वेनिक स्टिमुलेशन में। ठीक है, ये इसके दो इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। डीसी वाला हमारा पार्ट कवर हो गया। अब हम एसी के ऊपर मूव करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको हम तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक साइनोसाइडल है, सेकंड फेरेडिक है, इग्नोर द स्पेलिंग्स, एक साइनोसाइडल है, एक फेरेडिक है, और थर्ड वन हमारे पास है पल्स्ड। अब इन तीनों करंट्स की डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम साइनोसाइडल की बात करते हैं तो ये इसके हमारे पास तीन इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं। अगर हम इजी वर्ड्स में बोलें, एक, ये पेन रिलीफ करता है। पहला, पेन रिलीफ करता है। ठीक है। उसके अलावा ये एडिमा को रिड्यूस करता है। और जो थर्ड वन है कि ये मसल स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड टाइप है वो फेरेडिक करंट है। फेरेडिक करंट जो है वो स्पेसिफिकली हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल स्टिमुलेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो पल्स है इसको हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको मोनोफेजिक, बाईफेजिक और पॉलीफेजिक। ठीक है, पहले मोनो आता है, फिर बाईफेजिक आता है और उसके बाद पोलोफेजिक आता है। अब जो मोनोफेजिक है ये हम आइंटोफोरेसिस के लिए अगेन यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास बाईफेजिक है ये हम पेन कंट्रोल के लिए, मसल स्टिमुलेशन और स्पेसिफिकली हम यूज़ करते हैं टिश्यू हीलिंग के लिए। पेन कंट्रोल, टिश्यू हीलिंग और स्टिमुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक क्लासिफिकेशन और उसकी फर्दर सब डिविजन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी पे। इसमें हमारे पास सिंपल और इजी क्लासिफिकेशन है। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं और हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं। इसको हम फर्दर हर जो भी आगे इलेक्ट्रोथेरेपी के चैप्टर्स हैं उनमें कवर करेंगे। अभी जस्ट हम बेसिक इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, अगर आप इसकी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो जो हमारे पास टेंस होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन, ये उसमें यूज़ होता है। और जो हमारे पास मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है ये हम इंटरफेरेंशियल करंट में यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं मोडेलिटीज़ की। और जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट है इसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी के अंदर। इन तीनों करंट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं और वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जो लो फ्रीक्वेंसी करंट होता है ये इनिशियली हम पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा अगर हम कोई स्टिमुलेटरी इफेक्ट लाना चाहते हैं तो ये उसमें यूज़ होता है। ठीक है। उसके अलावा जो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है ये हम मसल री एजुकेशन
जहाँ पे हमने मसल को रीएजुकेट करने, सपोज कोई इंजरी हो गई है, उसके बाद हम वो एक पैटर्न वापस लाना चाहते हैं उस मसल का फंक्शन, तो ये वहाँ पे यूज़ होगा। और सिंपल जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करना चाहते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। इसके अलावा शॉर्ट वेव डायथर्मी, ये बहुत रेयरली तो नहीं लेकिन बहुत कम यूज़ होता है जब इन दोनों का इतना इफेक्ट हमारे पास किसी कंडीशन के रिलेटेड नहीं आता है। सपोज फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट है, अगर तो वो इनिशियल स्टेजेस पे है तो उस पर हम लो फ्रिक्वेंसी करंट अप्लाई कर सकते हैं और इस पर हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर तो उसकी जो है डिजीज़ है या जो भी प्रॉब्लम है वो एडवांस कर गई है तो हम फिर शॉर्ट वेव के। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब भी हम कोई स्टिमुलस देते हैं किसी भी मसल को, तो वो दो तरीके से एक्ट करता है। पहले मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है और उसके बाद उसका रिलैक्सेशन फेज़ आता है। बेसिकली दो फेजेस हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे होता है। लेकिन अगर वही फ्रीक्वेंसी हम 20 हर्ट्ज से इंक्रीज़ कर देते हैं तो जो मसल का रिलैक्सेशन फेज़ है वो ख़त्म हो जाता है और वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से मसल जो है वो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब भी हम कोई स्टिमुलस देते हैं किसी भी मसल को। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये नीचे 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं, हर ग्राफ की अलग शेप या अलग वे फॉर्म है और ये डिफरेंट वे फॉर्म्स जो हैं ये डिफरेंट मोडालिटीज़ में यूज़ होती हैं और इनके डिफरेंट ही इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। जो पहला हमारे पास है वो है ट्रायंगुलर। ये जो है ये बेसिकली हम टेंस में और न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये जो दो हमारे पास मोडालिटीज़ हैं इनमें यूज़ हो रहे होते हैं और इसके दो फंक्शंस हैं। एक तो ये हमें एट्रोफी में जो मसल एट्रोफी होती है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और उसके अलावा मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ग्राफ है वो शॉर्ट होते हैं। ये हम बेसिकली आईएफसी में यूज़ करते हैं और इसमें ये होता है कि आईएफसी में दो फ्रीक्वेंसीज़, मीडियम फ्रीक्वेंसीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं जिनका जो फ्रीक्वेंसी होती है डिफरेंट होती है। लाइक सपोज अगर ये 100 की है फ्रीक्वेंसी तो सेकंड 90 की होगी। उसकी वजह से एक हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारे पास ये सॉर्ट इफेक्ट आता है। जो थर्ड हमारे पास शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। जो ट्रायंगल बेसिकली ये दोनों रिवर्स या मिरर इमेजेस हो जाती हैं एक दूसरे की। जो हमारे पास ट्रायंगुलर ग्राफ है ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं टेंस में। टेंस में हम रेक्टेंगुलर भी यूज़ कर रहे होते हैं और हम ये वाला भी। इफेक्ट दोनों का सेम होगा, पेन मैनेजमेंट, स्ट्रेंथ और ये सारा। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो ट्राइपेजॉइडल है जिसको हम स्पेसिफिकली न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में यूज़ करते हैं और इसके भी वही सेम इफ़ेक्ट्स हैं कि ये मसल रीएजुकेशन के लिए और दूसरा ये रशियन करंट्स में यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना ट्राइपेजॉइडल, ये न्यूरोमस्कुलर में नहीं होता, ये सिर्फ रशियन करंट्स में यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा अब आगे वाली जो वीडियोस हैं उसमें हम बाकी जो थेरेप्यूटिक्स के टॉपिक्स हैं लाइक टेंस हो गया, आईएफसी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक एक करके कवर करेंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।